करोला आमतौर पे ब्राइटली कलर्ड जो है ना ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां ब्राइट कलर्स की होती हैं। ठीक है, अगर हम लोग करोला को रिमूव करते हैं, ये हम लोग करोला जो है, जो फ्लावर का सेकंड वॉल है करोला, हम उसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, जब करोला की हम लोग तमाम जो लीफलेट्स हैं, जो कलर्ड पेटल्स हैं, जब हम लोग उनको रिमूव कर देते हैं करोला को, तो फिर हमारे पास ये थर्ड वर्ल आ जाएगा। ये फूल का तीसरा सर्कल स्टार्ट हो गया। पहला, डियर स्टूडेंट्स, ये जो येलो कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये फूल का थर्ड वर्ल है, जिसको हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम जो है ये फ्लावर का तीसरा सर्कल है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन पे मुश्तमिल है, जिनको हम लोग स्टेमन्स कहते हैं। ये फ्लावर के स्टेमन्स हैं जो थर्ड वर्ल बनाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। थर्ड वर्ल को हम लोग एंड्रोशियम कहेंगे, जो स्टेमन्स पर मुश्तमिल है। अब हमने ये सारे इसके स्टेमन्स जो थे उनको रिमूव कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, हम इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट सर्कल है कैलेक्स और जो सेकंड सर्कल है करोला, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी सब हेडिंग है, वो है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है ये थर्ड सर्कल है, जो थर्ड वर्ल है उसका नाम है एंड्रोशियम। वो है एंड्रोशियम। अब जो कैलेक्स है वो प्रोटेक्शन करता था, जो करोला है वो पॉलिनेशन में हेल्प देता है, और जो एंड्रोशियम है अब इसका मकसद है मेल सेक्स सेल्स पैदा करना। यानी कि इसका मतलब है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये है जी मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। जो एंड्रोशियम है ये मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है फ्लावर का, और ये तीसरे नंबर पे है। अब इसकी जो इंडिविजुअल जो इसकी यूनिट्स हैं वो हैं जी स्टेमन्स। इसका मतलब है कि जो स्टेमन्स हैं ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन्स क्या है जी, फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो स्टेमन्स हैं ये फूल के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। अब स्टेमन्स का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बुक से स्टडी करें तो ये कुछ इस तरह होगा। जैसे कि आपने ये पढ़ा था कि ये सेपल्स हैं, ये सेपल्स थी कैलेक्स, और ये था करोला। ये कलर्ड है, ये कलर्ड क्या है, पेटल्स हैं। ये पेटल्स जो है ये कलर्ड है। ये फर्स्ट वर्ल था, ये फर्स्ट सर्कल था, और ये पेटल जो थी ये सेकंड सर्कल था। अब ये आगे थर्ड वर्ल आ गया, यानी कि तीसरा चक्कर आ गया। अब जो स्टेमन्स हैं ये कुछ इस तरह होंगे कि इनकी ये शक्ल है, ये डायग्राम है, ये स्टेमन है। नीचे से ये फिलामेंट है, और ऊपर ये क्या है, इसके एंथर। जो इसका फ्री एंड है उसके ऊपर क्या है, एंथर, और नीचे से ये फिलामेंट है। फिलामेंट का जो मेन टास्क होता है वो होता है इस एंथर को यानी कि खड़े रखना, इसको यानी कि अपनी असल पोजीशन पे कायम रखना। ठीक है, इसको एलिवेट किए रखना, एंथर को एलिवेट रहना चाहिए, और वो जो काम है वो कर रही है फिलामेंट। फिलामेंट उसको सीधा खड़ा रखती है ऊपर। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स हमने अभी बुक से देखा है कि जो स्टेमन्स हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। यानी कि ये नीचे क्या है, फिलामेंट, और इसके ऊपर क्या है जी, ये एंथर है।
नीचे फिलामेंट है और ऊपर क्या है जी, एंथर। फिलामेंट का काम है इसको एंथर को एलिवेट रखना, एंथर को ऊपर खड़ा रखना, ठीक है। ये आपने पढ़ा जी इसके बारे में, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव whorl of the flower. It contains the male reproductive parts of the flower that are stamens. अब जो स्टेमन है, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ a filament and its free end contains an anther. The upper end of the filament is swollen. It is anther. Now, what is produced inside the anther? अब ये जो आपने पढ़ा है स्टेमन, स्टेमन के अंदर है जी, अंदर पोलन सैक्स होते हैं। जो पोलन सैक्स हैं ये, इनके अंदर होंगे जी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा इसके अंदर। अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यानी कि अब हम लोग इसको ले लेते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, चूंकि ये स्पोरोफाइट जनरेशन थी, पोता स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन क्या है, डाइप्लाइट। और ये यानी कि स्पोरोफाइट जनरेशन का एक पार्ट है। फ्लावर जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन ही का एक हिस्सा है। इसलिए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये क्या होगा, डाइप्लाइट। इसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम की पूरी तादाद है इसके अंदर। क्योंकि जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो होती है डाइप्लाइट, उसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अब इसमें होगा जी मियोसिस। मियोसिस होगा। मियोसिस ये सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें जो क्रोमोसोम की तादाद है वो डबल से क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। अभी क्रोमोसोम की तादाद डबल थी माइक्रोस्पोर मदर सेल में, चूंकि ये स्पोरोफाइट जनरेशन का एक पार्ट था। वो चूंकि स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है वो होती है डाइप्लाइड होती है, इसलिए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये भी क्या होगा, डाइप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा इसके अंदर। क्रोमोसोम की इसके अंदर जो तादाद होगी वो डबल होगी, पूरी होगी, ठीक है। तो अब ये गुजरेगा मियोसिस में से, इसके अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस सेल डिवीजन की टाइप होगी इसके अंदर, तो इसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ रह जाएगी। तो लेकिन मियोसिस के बाद इसका जो नया जो इससे स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। अगर स्पोरेंजिया की हम लोग कुछ शक्ल देखेंगे इसकी इस तरह, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है आगे ये डिवाइड करेगा, मियोसिस के थ्रू गुजरेगा, तो इसके अंदर बन जाएंगे जी बेशुमार, ये बनेंगे जो ये बनेंगे इसके अंदर ये माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोसिस के थ्रू गुजरेंगी तो ये बनाएगा इसका, ये बनेगा इसका माइक्रोस्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स होंगे ये तादाद में बहुत ज्यादा होंगी, ये तादाद में बहुत ज्यादा होगी। जाहिर बात है कि जो सेक्स हैं, पोलन सेक्स के अंदर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल तो नहीं है ना, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। और जब वो सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होंगे उनमें मियोसिस होगी, तो मियोसिस के बाद उनसे बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, और माइक्रोस्पोर्स में क्रोमोसोम की तादाद डबल से हाफ हो जाएगी, क्योंकि मियोसिस में तादाद क्रोमोसोम्स की हाफ हो जाती है। अब वो जो माइक्रोस्पोर्स जो बने हैं वो तादाद में बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि मियोसिस में जब एक सेल डिवाइड करता है तो आगे से 4 नए बनते हैं। हम अगर इसमें जस्ट एक ही मिसाल ले लेते हैं, फर्ज करें कि आप समझते हैं कि ये जो पोलन सैक है इसके अंदर एक ही माइक्रोस्पोर मदर सेल था। जब उसमें से मियोसिस हुई है, जब वो मियोसिस में से गुजरा है, तो उसके आगे जो बनेंगे माइक्रोस्पोर्स वो उसके अंदर कितने बने हैं जी, उसके अंदर बने हैं 4 माइक्रोस्पोर्स बने हैं उसके अंदर। ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ना, इन्हें ही पोलन ग्रेन्स कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स का दूसरा नाम है पोलन ग्रेन्स।
ये पोलन ग्रेन्स होंगे। अब ये जो पोलन ग्रेन्स है, अब ये जो माइक्रोस्पोर है, जब ये पोलन स्पोरेंजिया जो होता है, ये जो जब ये मेच्योर हो जाता है, ठीक है, ये ड्राई होके तो ये बर्स्ट हो जाता है, ये फट जाता है। जब ये फटेगा तो ये जो होगा माइक्रोस्पोर, ये जनाब ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड करेगा। अब ये क्या होगा, ये माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर है। जो माइक्रोस्पोर है ये अब डिवाइड करेगा, तो माइक्रोस्पोर डिवाइड करके तो क्या बनाएगा जी, अब ये इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा माइक्रोस्पोर का। जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उससे 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे और ये होगा माइटोसिस के थ्रू। यानी कि अब ये जो माइक्रोस्पोर है, इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, हाफ नंबर था क्रोमोसोम्स का, ठीक है ना। तो अब माइटोसिस के नतीजे में जब आगे चल रही है प्रोसेस, तो उनमें भी क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, हाफ होगा। माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहती है, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, हाफ हो जाती है। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहती है। अब ये जो माइक्रोस्पोर होगा, जब इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा, यानी जो माइक्रोस्पोर है उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, जब उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसके न्यूक्लियस से आगे 2 न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है। उनमें से एक होगा ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा होगा जी जेनरेटिव न्यूक्लियस। माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है, जब वो माइटोसिस के जरिए डिवाइड करेगा आगे, फिर उसे 2 न्यूक्लियस बनेंगे, एक न्यूक्लियस आगे 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम की तादाद वो सेम रहेगी, हाफ रहेगी, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा, यानी कि जो पूरी तादाद है 2n वो डाइप्लॉइड नंबर है, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और जो n है ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उनका हाफ। जैसे एक इंसान का एक सेल है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ये होते हैं सोमैटिक सेल्स में, जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो इंसान की जो सेक्स सेल्स होते हैं ना, स्पर्म्स हैं या एग्स हैं, उनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ रह जाती है, यानी कि 23, एग में भी 23 और स्पर्म में भी 23, ठीक है। इसी तरह जब प्लांट है, प्लांट के भी जब ये सेक्स सेल्स तैयार हो रहे हैं तो उनमें भी क्रोमोसोम की तादाद जो है वो हाफ हो जाती है। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था ना, ये तो उसी का एक पार्ट था ना, स्पोरोफाइट जनरेशन ही का एक पार्ट था, इसमें तो डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होने, फिर ये मियोसिस में से गुजरेगा तो फिर वो हाफ नंबर चल रहा है, वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आगे चलता जाएगा। जब ये माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस है, जब ये माइटोसिस के जरिए डिवाइड करेगा तो 2 न्यूक्लियस बनाएगा, उनमें से एक होगा ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा होगा जेनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है ना, इसने दोबारा डिवाइड करना है। जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है ये दोबारा डिवाइड करेगा, और ये सारा प्रोसेस चल रहा है माइटोसिस के थ्रू। जो ट्यूब न्यूक्लियस है ना, अब वो डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये आ गया जी ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है, और ये आ गई दोनों जब उसने डिवाइड किया। जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है ना, जेनरेटिव न्यूक्लियस दोबारा डिवाइड करके तो 2 स्पर्म्स बना देगा, लेकिन जो ट्यूब न्यूक्लियस है ना, उसने आगे डिवाइड नहीं होना, वो तो ट्यूब न्यूक्लियस है, इसलिए जो पोलन ट्यूब बनी है ना, ये पोलन ट्यूब होगा। ये जो नेक्स्ट आगे स्ट्रक्चर बन रहा है ये पोलन ट्यूब बन रहा है, ठीक है। अब ये ट्यूब न्यूक्लियस है, और ये जो 2 बने ना, ये क्या आ गई जी, आगे स्पर्म्स आ गई, ये 2 स्पर्म्स बने हैं जी। और ये जो सारा स्ट्रक्चर बना है ये क्या होगा जी, ये है आपकी
मेल गेमेटोफाइट। ये है जी मेल गेमेटोफाइट जनरेशन आपकी। अब मैं इसको थोड़ा सा समराइज करता हूं। हमने पढ़ा था कि जो एंड्रोशियम है ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये स्टेमन्स पे मुश्तमिल है। जो स्टेमन्स हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, नीचे फिलामेंट है और ऊपर क्या है जी, एंथर। जो एंथर है उसके अंदर पोलन सैक्स हैं। जो पोलन सैक्स हैं, ये जो बनाई है थैलियां मैंने बनाई हैं, ये क्या है, पोलन सैक्स। पोलन सैक्स के अंदर क्या है जी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो एक पोलन सैक्स के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये इसमें डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये म्यूसिस में से गुजरेगा और क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स में जो क्रोमोसोम की तादाद है वो डाइप्लॉइड से क्या हो गई, हैप्लॉइड। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए कि फर्ज करें कि एक पोलन जो सैक है उसके अंदर क्या है जी, एक ही माइक्रोस्पोर मदर सेल है। जब वो म्यूसिस में से गुजरेगा तो जो आगे पोलन सैक होगा उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, यानी कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। अब जब वो स्पोरेंजिया जो है, जो एंथर है, जब वो मैच्योर हो जाएगा, वो बर्स्ट होगा, ठीक है ना, उसके जो पोलन सैक्स है वो ओपन होंगे, वो हवा के जरिए स्कैटर्ड हो जाएंगे और वो जो है वो माइक्रोस्पोर है वो पोलन सैक्स में से बाहर आ जाएगा। जो माइक्रोस्पोर है वो उसके अंदर क्या है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की तादाद उसके अंदर हैप्लॉइड है, ठीक है। आगे सारा प्रोसेस माइटोसिस के थ्रू चल रहा है। माइटोसिस में क्रोमोसोम की तादाद अब सेम रहनी है, चूंकि डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड हो गई थी मियोसिस के थ्रू। अब आगे सारा चूंकि अब ये हैप्लॉइड नंबर चलते हैं, सेक्स सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की जो तादाद होती है वो हाफ होती है, हैप्लॉइड नंबर होता है। अब ये सारा हैप्लॉइड ही चलना है तो वो हैप्लॉइड नंबर हैप्लॉइड रहेगा माइटोसिस के थ्रू, क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है। अब ये जो माइक्रोस्पोर है ये माइटोसिस में से गुजरेगा, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनाएगा। इसका न्यूक्लियस माइक्रोस्पोर का डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बना रहे हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस है और दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस है। जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये दोबारा डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ना वो दोबारा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और ये हो रहा है जनाब, माइटोसिस ही चल रहा है इसमें। जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ना वो माइटोसिस ही चल रहा है इसमें। ये माइटोसिस के थ्रू ही जाएगा जिसमें ये आगे 2 स्पर्म्स बनाएगा। जो जनरेटिव न्यूक्लियस है जब ये डिवाइड करेगा तो 2 स्पर्म्स बनेंगे और ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो अपनी जगह पे कायम है। अब ये जो पोलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर है उसकी कुछ शेप इस तरह बन जाएगी, यानी कि ये बन गई पोलन ट्यूब। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब है ना ये क्या है, मेल गेमेटोफाइट। जो पोलन ट्यूब है आपकी, ये जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब ये मेल गेमेटोफाइट जनरेशन है किसकी, फ्लावर की। ये प्लांट्स की, फ्लावर की मेल गेमेटोफाइट जनरेशन है। Dear students, we have studied in this topic that androecium is the male reproductive part of the flower. It is the male reproductive wall and its individual units are called stamens. Stamens are the male part. Each stamen consists of a filament and an anther. Anther contains pollen sacs. Each pollen sac contains a large number of microspore mother cells. When each microspore mother cell in a pollen sac undergoes meiosis, then it produces 4 microspores and the diploid number of chromosome is converted into the haploid number of chromosomes. When anther becomes mature, it bursts
and its pollen sacs burst to release microspores. The microspores are released and scattered by the air currents. Each microspore undergoes mitosis. During mitosis, the nucleus of each microspore produces two nuclei. One is the tube nucleus and the other is generative nucleus. The tube nucleus does not divide further, but the generative nucleus again undergoes mitosis and produces two spawns. The final structure of the pollen grain is like that. It is a pollen tube and the male gametophyte generation of the plant. Okay dear students, मेरे ख्याल से अब आप इसको एंड्रोशियम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट अगला टॉपिक है, जो हमारी सब हेडिंग्स है, वो है गनेशियम। अब हम लोग गनेशियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।